नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोस 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जो कि है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इस चैप्टर का कुछ टॉपिक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो डाइटरी इनटेक कितना करना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स का और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में, उसके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स दिए गए हैं टोटल इन बॉडी। तो हमारे बॉडी में वो टोटल कितने होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और इनटेक इन डाइट, तो डाइट के थ्रू हमें कितने इनटेक करने चाहिए उसके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सोडियम। सोडियम हमारे बॉडी में कितना होता है 3000 टू 4000 मिली मोल पर लीटर। यहाँ पर दिया गया है इसका यूनिट। तो मिली मोल पर लीटर इतना होता है। और इनटेक कितना करना चाहिए 80 टू 200 मिलीमोल पर डे कितना करना चाहिए 80 टू 200 किसका, सोडियम का। देन नेक्स्ट है पोटेशियम। ये कितना होता है 3000 टू 3500 इतना होता है हमारे बॉडी में। और इसका इनटेक कितना होना चाहिए 50 टू 150 मिलीमोल पर डे। देन नेक्स्ट है कैल्शियम। इस कैल्शियम हमारी बॉडी में टोटल कितना होता है 25,000 टू 27,000 मिलीमोल पर लीटर इतना हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। और इसका इनटेक कितना होता है 20 टू 60 मिलीमोल पर डे। देन नेक्स्ट है मैग्नीशियम। ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है 900 टू 1200 मिलीमोल पर लीटर। और इसका इनटेक कितना होता है 10 टू 20 मिलीमोल पर डे। देन नेक्स्ट है क्लोराइड। ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है 3000 टू 4000। इसका इनटेक कितना होना चाहिए 120 टू 300 मिलीमोल पर डे। देन नेक्स्ट है फॉस्फेट। ये हमारी बॉडी में टोटल कितना होता है 30,000 टू 32,000 मिलीमोल पर लीटर। और इसका इनटेक 20 टू 50 मिलीमोल पर डे इतना होना चाहिए। तो इस तरीके से ये अमाउंट हो गया हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का। और उनका इनटेक कितना करना चाहिए वो हमने यहाँ पर देख लिया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहना चाहिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड मस्ट बी कंट्रोल। तो हमारे बॉडी के जो भी जितने भी फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मल रहे, इसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन होता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स का वो कंट्रोल रहना चाहिए, मतलब प्रॉपर रहना चाहिए। मेनी मैकेनिज्म ऑपरेट टू कंट्रोल बॉडी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं हमारे बॉडी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। तो उनको मेंटेन करके रखना, उनको बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में, वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करके रखते हैं हमारी बॉडी में। हार्मोन अल्डोस्टेरॉन मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो अल्डोस्टेरॉन हार्मोन ये एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। डाइट, वाटर एंड सॉल्ट इनटेक इन्फ्लुएंस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डाइट के थ्रू हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, वाटर के थ्रू हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, सॉल्ट के थ्रू हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं। तो डाइट, वाटर और सॉल्ट ये जो है इनका इनटेक करने से हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लुएंस मतलब इंक्रीज हो जाता है। तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया। इस तरीके से हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, आपने डिहाइड्रेशन ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, डिहाइड्रेशन आपको भी कभी हुआ होगा। ये इसके बारे में देख लेते हैं। व्हेन लॉस ऑफ वाटर इज मोर देन द इनटेक द बॉडीज वाटर कंटेंट इज रिड्यूस। जब हमारी बॉडी में से वाटर का लॉस जो है वो ज़्यादा रहता है इनटेक से, मतलब हम जितना वाटर ले रहे हैं उससे ज़्यादा तो हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर कंटेंट होता है वो कम हो जाता है हमारी बॉडी से। एज अ रिजल्ट द बॉडी इज इन नेगेटिव वाटर बैलेंस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड
एज डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से ज़्यादा वाटर लॉस होने की वजह से हमारा जो वाटर बैलेंस है वो इम्प्रॉपर हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन होता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब हमारे बॉडी में से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है प्राइमरी डिहाइड्रेशन। अब प्राइमरी डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? सिंपल डिप्रिवेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग एक्सट्रीम वीकनेस एंड मेंटल पेशेंट रिफ्यूजिंग टू ड्रिंक वाटर कॉज डिहाइड्रेशन। तो सिंपल डिप्रिवेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग एक्सट्रीम वीकनेस, तो वीकनेस रहती है हमारे बॉडी में, तो उस टाइम पे कमी हो जाती है हमारी बॉडी में वाटर की। या फिर जो मेंटल पेशेंट होते हैं वो पानी नहीं पीते, ज़्यादातर पानी पीने से मना कर देते, तो उस कंडीशन में उनके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। उनका वाटर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है पर वाटर इनटेक बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उनके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। तो उसी को हम प्राइमरी डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इट ऑकर्स मोर क्विकली इन फीवर, तो फीवर की कंडीशन में प्राइमरी डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा जल्दी देखा जाता है। देन नेक्स्ट है excessive water loss due to vomiting, prolonged diarrhea are some causes of dehydration। तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है हमारे बॉडी में से, किसके थ्रू? वोमिटिंग हो रही है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है। प्रोलॉन्ग डायरिया मतलब ज़्यादा दिनों तक डायरिया है हमें, तो उस कंडीशन में वाटर लॉस होता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हो गए प्राइमरी डिहाइड्रेशन के। तो सबसे पहला टाइप हो गया प्राइमरी डिहाइड्रेशन। देन नेक्स्ट है सेकेंडरी डिहाइड्रेशन। सेकेंडरी डिहाइड्रेशन में क्या होता है? concentration of electrolytes of body fluids is maintained constant through elimination of water or retention of water। तो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होता है वो मेंटेन होता है, पर हमारी बॉडी में से जो वाटर है वो लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है, या फिर वाटर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, पर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, मेंटेन होता है। The reduction or increase in total electrolytes which affects primarily basic radicals and increase or decrease in the volume of body water। अगर हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अगर कम हो गए या फिर ज़्यादा हो गए तो उनकी वजह से भी हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट दिखता है, या फिर हमारे बॉडी में जो वाटर का वॉल्यूम है वो भी अगर कम ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट दिखते हैं। तो उनकी वजह से जो हमें डिहाइड्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिहाइड्रेशन। दिस कॉज इंट्रासेलुलर ओडेमा, इस कंडीशन की वजह से इंट्रासेलुलर ओडेमा भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ड्यू टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा 12th में। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से डिहाइड्रेशन किस तरीके से होता है? व्हेन हाईली कंसंट्रेटेड शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इंक्रीज। तो हमारे बॉडी में अगर हाईली शुगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो उस कंडीशन में जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है। दिस रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू इनटू द ब्लड टिल द इक्विलिब्रियम अटेन्ड। एज अ रिजल्ट ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर हमारे बॉडी में सॉल्ट का सॉल्यूशन या फिर शुगर का सॉल्यूशन इंजेक्ट कर दिया जाए तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? जो भी हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है वो हमारे ब्लड में एंटर होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम रिटर्न्स नॉर्मल बाय लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू एक्सक्रीशन। तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है? ब्लड जो है वो किडनी के थ्रू जो है वो उस वाटर को रिमूव कर देता है। देन वो जो वाटर है वो हमारे बॉडी से लॉस हो जाता है और हमारे ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी वाटर का लॉस होता है। तो ये हो गया डिहाइड्रेशन ड्यू टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी मतलब क्या होता है? आपने ORS के बारे में बहुत बार सुना होगा। ORS का इंजेक्शन लगाया जाता है, सलाइन लगाई जाती है। ORS के पैकेट्स भी हमें मिलते हैं ताकि हमारे बॉडी में जो मिनरल्स की कमी हुई है या फिर वाटर लॉस हुआ है
वो फिर से नॉर्मल हो सके, इसलिए ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की जाती है। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस तरीके से की जाती है, ये क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे। डिहाइड्रेशन इज करेक्टेड बाय एडमिनिस्टरिंग सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर किसी भी पर्सन में डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखी जा रही है तो उसको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, ताकि ये जो डिहाइड्रेशन ये कंडीशन है इसको ठीक किया जा सके, करेक्ट किया जा सके। तो ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन होता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देखे, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं। इनके थ्रू डिहाइड्रेशन इस कंडीशन को ठीक किया जाता है। ऑर्डिनरीली सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में बी गिवन पैरेंटरली टू करेक्ट द लॉसेस। तो ज़्यादातर जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, मतलब ये जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हम बोल रहे हैं, तो इसमें जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो सोडियम क्लोराइड का ही होता है। तो ये पैरेंटरली मतलब इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, ताकि जो भी हमारा लॉस हुआ है वो जल्दी से जल्दी करेक्ट किया जा सके। In case of removal of fluid high in sodium and bicarbonate, a mixture of 2/3 isotonic saline solution and lactate solution administered intravenously। अगर हमारी बॉडी में से सोडियम और बाइकार्बोनेट कंटेनिंग जो फ्लूइड होता है, मतलब ऐसा फ्लूइड जिसमें सोडियम और बाइकार्बोनेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा फ्लूइड हमें हमारे बॉडी से रिमूव करना है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, एक सलाइन सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन, और लैक्टेट सॉल्यूशन होता है, उसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, उसको उस पेशेंट को दिया जाता है इंट्रावेनसली इंजेक्शन के थ्रू, और उसके थ्रू फिर उस फ्लूइड को हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके से ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ORS। तो ORS जो हमने सॉल्यूशन बोला, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में जो सॉल्यूशन देते हैं उसको ORS सॉल्यूशन बोलते हैं। उसका मीनिंग होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट में क्या क्या कंपोजिशन होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है सोडियम। तो इसको हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी कहा था। तो मतलब सोडियम और क्लोराइड ये तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे इस सॉल्यूशन में। तो सोडियम कितना होता है, 75 मिलीमोल पर लीटर, इतना सोडियम इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट है क्लोराइड। क्लोराइड होता है 65 मिलीमोल पर लीटर। देन ग्लूकोज अनहाइड्रस, ग्लूकोज भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कितना, 75 मिलीमोल पर लीटर। देन पोटेशियम प्रेजेंट होता है कितना, 20 मिलीमोल पर लीटर, और सिट्रेट प्रेजेंट होता है 10 मिलीमोल पर लीटर। तो ये सारा कंपोजिशन हो गया ORS सॉल्ट का। जो सॉल्यूशन हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसमें ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर हमें अमाउंट दी है उनकी कि कितने अमाउंट में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।